हाय गैस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज 22 अप्रैल का द हिंदू का न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो कल आपको पता है कि यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सो सबसे पहले न्यूज़ है आईसीएमआर को लेके। आईसीएमआर ने एक किट सजेस्ट किया था, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। उसे ब्लड लेके फटाफट उसका कोरोना का रिजल्ट आ जाता था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो टेस्ट राजस्थान में फेल हुई है। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि जो डेटा आ रहे हैं वो पॉजिटिव कोरोना पेशेंट को भी उन्होंने नेगेटिव डिक्लेयर, मतलब उस टेस्ट से नेगेटिव आया है। तो वो जो किट है, किट को यूज़ करने से उन्होंने मना कर दिया है। तो आईसीएमआर के जो हेड है उन्होंने रमन गंगा खेड़कर जी ने उन्होंने भी माना कि टेस्ट के जो डेटा है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तो उन्होंने सारे स्टेट से 2 दिन के लिए एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड टेस्ट करने से मना किया है कि 2 दिन तक आप रुकिए, इसको हम चेक करते हैं। और वो चेक करने के बाद वो डिसाइड करेंगे, आईसीएमआर डिसाइड करेगा, सजेस्ट करेगा कि इसका यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो ये आईसीएमआर को लेके ये न्यूज प्रिंट हुई है। दूसरी एक न्यूज़ है, वो भी कोरोना से ही है कि ह्यूज स्पाइक इन केसेस लाइकली इन मुंबई। सेंटर की एक टीम विजिट की है मुंबई में। उन्होंने अब तक जो केसेस हुए उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन दिया है कि हो सकता है मुंबई में केसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो एक प्रोजेक्शन भी उन्होंने दिया है, ये टेबल में आप देख लीजिए कि 30 अप्रैल तक 42,604 केस होंगे मुंबई में और 15 मई तक 6,56,407 केस होंगे। अगर लॉकडाउन ऐसे 15 मई तक कंटिन्यू हुआ तो भी। तो ये सजेशन, ये एक प्रोजेक्शन है जो टीम विजिट की है मुंबई में आईसीएमआर और जो भी सेंटर के लोग हैं उसमें उन्होंने सजेशन दिया है। और उन्होंने कंपेयर भी किया है कि कितने केसेस हैं, कितने हमारी फैसिलिटी मुंबई इंडिया की टॉप सिटी में आती है। तो यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ है कि इतने लोग को कवर कर पाएंगे कि नहीं। उन्होंने आइसोलेशन विदाउट ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड विद ऑक्सीजन का केस भी दिया है। आईसीयू बेड्स भी दिए हैं, 27,688 आईसीयू बेड है। वेंटिलेटर सिर्फ 1,363 होने वाले हैं, ठीक 15 मई तक। और 30 अप्रैल तक सिर्फ 392 होने वाले हैं। मतलब काम चल रहा है, लेकिन जिस रैपिड स्पीड से पेशेंट बढ़ने वाले कोरोना के जो प्रोजेक्शन दिया है उतनी स्पीड से ये जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो नहीं बढ़ने वाली है। ये भी एक उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। सो मुंबई के लोग घर में रहिए, सेफ रहिए। आगे देखते हैं कि एक पावर डसल चल रहा है कि सेंटर की टीम हर स्टेट में जा रही है। जैसे मैंने बताया मुंबई में, तो वैसे ही सेंटर की टीम वेस्ट बंगाल भी गई है। तो वो वहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके विजिट करके देखना चाहती है और वो प्रोजेक्शन देना चाहती है कि कितने केसेस होने वाले हैं। तो ममता बनर्जी, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसे लोगों को मना कर दिया है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग फेक डेटा दे रहे हैं, फेक चीज़ें कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर लेंगे। तो सेंटर बोल रहा है कि असिस्टेंस हम दे रहे हैं, तो एक बार कितनी कमी है, कैसी कमी, हम कितना और सपोर्ट दे सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। तो ममता बनर्जी इसको अपोज करने और इसको बोल रही है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर पे एक चोट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। वो स्टेट गवर्नमेंट को पूछ के ये सब चीज़ें कर सकती है, न कि अपनी टीम भेज के। तो ये वाली न्यूज़ इस तरह छपी है। अगला है कि कल एमपी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पे 5 लोग मंत्री बनाए गए हैं। तो ये है। और फर्स्ट पेज पे ऐसी और कोई खास न्यूज़ नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज पे जो भी एमएसएमई है और जो इंडस्ट्री सेक्टर है, उन्होंने एक गवर्नमेंट को बोल दिया कि या तो आप पैकेज दीजिए, नहीं तो हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री बंद है, हम कितने दिन तक सैलरी देंगे। तो ये जो फर्स्ट न्यूज़ है ये बात कर रही है, तो उन्होंने पैकेज की डिमांड किया है। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी लोग अटके पड़े हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाए,
और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी उनको बता दिया है कि हम लगभग आधी दिल्ली को खाना दे रहे हैं। उसको इस बात को लेके भी इसी न्यूज़पेपर में इसी आज के दिन में ही न्यूज़ छपी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक एजुकेशन को लेके न्यूज़ है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए JNU स्टूडेंट लोगों ने मना कर दिया है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है JNU स्टूडेंट्स राइट टू HRD मिनिस्टर ऑन ऑनलाइन क्लासेस। इन्होंने कहा है कि सबके पास नेट नहीं है। JNU के स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग गांव से हैं, वहाँ पे नेट की फैसिलिटी नहीं है। जब वहाँ पे नेट नहीं है तो हम ऑनलाइन लेक्चर कैसे लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम कैसे करेंगे, ठीक है। और वही बात जब JNU ने कहा है तो वही सेम चीज़ DU के स्टूडेंट लोग ने भी कहा है। ये देखिए, DU टीचर्स टेल UVC मेनी स्टूडेंट डोंट हैव नेट एक्सेस। तो ये बात बोली जा रही है कि नेट एक्सेस ही नहीं है उनके पास, तो वो ऑनलाइन लेक्चर कहाँ से पढ़ाई करेंगे और कैसे करेंगे। तो भाई मोबाइल में जियो खेलने के लिए सबके पास नेट होता है, वैसे पढ़ने के लिए नेट नहीं है, वो भी ठीक है, अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग नेट से ही पढ़ाई कर रहे हैं, सब मैं नेट पे करके देता हूँ, आप लोग नेट पे देख रहे हैं। और वैसे भी आज के टाइम जियो सबके पास है, लेकिन अभी होएगा उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम, वो डिस्कस किए होंगे, ठीक है। तो अभी न्यूज़ के रिलेटेड क्या है हम बस वो देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला कि हाफ ऑफ दिल्ली, पूरी आधी दिल्ली को, वहाँ के केजरीवाल ने कहा है कि CM ने, हम आधी दिल्ली को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। और उन्होंने एक और नया इनोवेटिव आइडिया निकाला कि MLA और MP जो दिल्ली के हैं उनको 2000 का फूड कूपन दिया जाएगा, मतलब 2000 फूड कूपन दिए जाएंगे। और अगर किसी MP और MLA को ऐसा लगता है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट है जो कि राशन के लिए एलिजिबल है और उसको राशन मिलना चाहिए, तो वो एक फूड कूपन, एक को ऐसे 2000 जो उसको फूड कूपन मिले हैं वो बांट सकता है, ठीक। तो ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है कि 2000 फूड कूपन मिलेंगे, जिसको कूपन मिलेगा वो जाके राशन ले लेगा, ठीक है। और इस पेज पे ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहे। एक बीजेपी ने डिमांड किया है कंपनसेशन के रिलेटेड, और भी दिल्ली गवर्नमेंट से। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वालों को सेंटर से डिमांड करके सारे शॉपकीपर को दिलाई देना चाहिए। बट अगेन सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है इस मुद्दे पे, बाकी कुछ हो तो नहीं रहा है। वहाँ पे देखिए बीजेपी का जो अपोजिशन है लीडर रामवीर सिंह विदोड़ी, इन्होंने कहा है कि सारे शॉपकीपर जिनकी दुकानें बंद हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए। तो वहाँ पे मोदी जी बैठे हैं PM, उनसे बोल के दिला देना चाहिए सबको, राशन पानी, जितने भी शॉपकीपर हैं उनके रेंट सबको दिला दें। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट तो ऑलरेडी एक UT है, उसके पास तो वैसे पैसे नहीं होते, वो कहाँ से देगी। तो हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। पंजाब ने इस कोरोना से लड़ने के लिए 3000 करोड़ का कंपनसेशन का डिमांड किया है। और उन्होंने एक और डिमांड रखी है कि भाई दारू बेचने को परमिशन दे दो, अलाउ लिक्वर सेल, क्योंकि इससे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट में पैसे आएगा तो लड़ेंगे, नहीं तो जब टैक्स ही नहीं आएगा तो लड़ेंगे कैसे। मेन और दूसरी बात यहाँ पे कि ऐसे कंडीशन में दारू भी कौन पिएगा, बट स्टेट की डिमांड है, स्टेट के पास फाइनेंशियल पावर थोड़ी कम होती है, तो अलग अलग अपनी डिमांड रख रहे हैं, ठीक। पेज नंबर 5 पे जो साउथ को बिलोंग करता है, वहाँ पे भी ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं है। ये पिक्चर में देखिए आप लोग की कैसे अपना काम हो रहा है वर्क फ्रॉम होम में। ये कोरोना के सीन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कैसे रोल प्ले हो रहा है, ठीक। आगे एडिटोरियल पे आ जाइए। एडिटोरियल आज के काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट है। तो M गोविंदा राव जी ने फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए, फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए सेंटर को क्या करना चाहिए, वो बातें आज के उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी हैं। तो
पहला तो इन्होंने ये कहा है कि स्टेट के पास फाइनेंशियल पावर की कमी होती है, तो सेंटर को एक हेल्प देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 से उनके सारे टैक्सेस कम हो गए हैं और ये सब जो एक्ट लगाया गया है उससे उनके धंधे बंद हो गए हैं, टैक्स नहीं आ रहे हैं, तो सेंटर को फिर भी टैक्स थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो सेंटर को असिस्टेंस देना चाहिए स्टेट्स को। उन्होंने नीड फॉर रिलीफ वाले इसमें ये लिखा है। फिर आगे लिखा है और वो भी जो असिस्टेंस और जो भी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है वो दो सेक्टर में बहुत जरूरी है, हेल्थ और इकोनॉमी। यहाँ पे एक बात बता दें कि ये जो एपिडेमिक आती है, महामारी आती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, तो इस पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक, तो हेल्थ इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने फोकस किया है और कहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट वर्क आउट टू मेयर 1.3% ऑफ जीडीपी, जो आज का है। मैंने कल के भी इसमें एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि 1% जीडीपी का खर्चा होता है, इन्होंने पर्टिकुलर्स को ले गए, 1.3% ऑफ जीडीपी सेंट्रल स्टेट के खर्चे होते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ स्टेट के डेटा उन्होंने लिया है कि पब्लिक हेल्थ वेरिड फ्रॉम एबिसिमल 690 रुपीज इन बिहार, 814 रुपये एक पर्सन पे उत्तर प्रदेश में खर्चा होता है, और 2092 रुपये केरला में एक साल में। अगर एक साल में इतने रुपए खर्चे होते हैं किसी एक पर्सन पे, तो उसका हेल्थ कैसे रहेगा सिक्योर? तो इसको बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने इस जो पेंडेमिक फैला है कोरोना का, इसमें केरला ने अपने साइड से अपने फंड का यूज करके 20,000 करोड़ का फंड यूज किया है और अलग अलग तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, तो ऐसे दूसरे स्टेट्स को भी करना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने किस तरह के रेवेन्यू लॉस की बात की, स्टेट को कैसे लॉस हो रहे हैं। नॉट बीन एबल टू जनरेट एनी रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये स्टेट का पैसा होता है। स्टैम्प ड्यूटी, जो प्रॉपर्टी खरीदते बेचते उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को पूरा जाता है। रजिस्ट्रेशन फी, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, वो सब उसका पैसा स्टेट को जाता है। फिर मोटर व्हीकल टैक्स, गाड़ियां बिक नहीं रही, शोरूम सब बंद है, कहाँ से? फिर आगे आता है सेल्स टैक्स, जो जीएसटी ऑन सेल्स हो गया है। ठीक है, तो ये सब पैसे तो आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे अब दिक्कत है कि कैसे होगा काम। तो उन्होंने पूरे लॉस की बात किया है इसमें। तो कुल मिला के इसका सार यही है, इसका सोल्यूशन यही है, इसका एक समरी यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे। और आप अपने लास्ट पैरा में आइए, यहाँ पे लिखा है कि बोरोविंग स्पेस इज टू लिमिटेड, उन्होंने लिखा है यहाँ पे देखिए कि बोरोविंग स्पेस इज टू लिमिटेड, क्योंकि जीएसडीपी का कुछ 3% ही ले सकते हैं। देखिए, बोरोविंग स्पेस इज टू लिमिटेड फॉर बजट मैनेजमेंट, बिकॉज जीएसडीपी का 3% ही ले सकते हैं, और उन्होंने डिमांड किया कि इसको 5% करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर हो कि वो जीएसडीपी का 5% किसी से ले सके। और उन्होंने ये इस पे देखिए एक लिखा भी है कि therefore it is important for central government to additional borrowing space by 2% of GDP and from the prevailing 3%. ठीक है, from the prevailing 3% 2% उसको बढ़ाना चाहिए, तो टोटल 5% वो ले सकते हैं। ठीक, फिर नीचे आइए, नीचे यहाँ पे सीरिया में जो और चल रहा है उसके बारे में लिखा है। तो आज के टाइम में ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये वाले खाली पेज भरने के लिए है सब। ठीक है, फिर आगे आते हैं नॉन एसेंशियल सर्विसेज को जो बैन किया है होम मिनिस्ट्री ने, तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल प्रिंट हुआ है यहाँ पे कि जो नॉन एसेंशियल सर्विस है अब वो भी बैन हो गई, तो अभी थोड़ा नुकसान होगा, लोगों तक माल नहीं पहुँचेगा, और अगेन रेवेन्यू का लॉस, टैक्स का लॉस होगा। और दूसरा अच्छा है कि लोग कनेक्ट नहीं होंगे, तो जो फैलने की बीमारी है वो थोड़ा रुक जाएगी। इसमें यही है, तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखिए फीचर्स ऑफ जो ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं उसके बारे में बात की, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो ऑयल की प्राइस नीचे जा रही है तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक बेस्ट बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन कैपेसिटी है इतना कि हम लोग उसको रिजर्व कर सकते हैं। तो कल अपोजिशन ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन दिया था कि
ऑयल के दाम इतने नीचे गए हैं, तो आप ऑयल लेके रिजर्व कर लीजिए। तो इसमें इस पूरे एडिटोरियल में इन्होंने बताया है कि क्या रीज़न है। तो पहला कि लॉकडाउन के सारे व्हीकल बंद है, इंडस्ट्री बंद है, तो एक भी पेट्रोलियम चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक। इसके वजह से डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो अभी ओपेक की मीटिंग में उन्होंने सप्लाई कम करने का, प्रोडक्शन कम करने का डिसीजन लिया है। लेकिन वो कम करते करते कितना लेवल तक कम करेंगे? अगर एकदम कम करके पूरा बंद कर देंगे तो फिर टाइम लगेगा चालू करने में। इसके लिए वो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन चालू करके रखे हैं, और वो नेगेटिव में चलेगा। नेगेटिव मतलब अब अगर आप किसी से पेट्रोल लेते हैं तो आपको पैसे देने की जगह पेट्रोलियम जो जिससे आप लेते हैं वो आपको पैसे देगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन उसका हो रहा है, कोई ले नहीं रहा है तो फेंक भी नहीं सकता ना। वो ऐसा भी नहीं कि समंदर में पानी में बहा दिया, वो भी नुकसान होगा, उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं कि नेगेटिव रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। तो यहाँ पे इंडिया के लिए सजेशन किया गया है कि इंडिया इज प्रूडेंटली बिन यूजिंग द शार्प फॉल in both crude prices and domestic demand to accelerate the build up of strategic reserve। जो हमारे पास रिजर्व है उसको फुलफिल कर लेना चाहिए, पूरा भर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी हम तुरंत के तुरंत कोरोना खत्म होगा तुरंत न्यूक्लियर पे तो जा नहीं रहे, हमें पेट्रोलियम वाली चीज़ें वापस लगेंगी, पेट्रोल हमको लगेगा, तो वो करना चाहिए। और इसमें एक बात की गई है कि जो हमारा इम्पोर्ट ऐसा अगर हम करेंगे तो जो हमारा रेवेन्यू को लेके और जो हमारा पोर्ट पेट्रोलियम को लेके जो ज़्यादा खर्चे होते थे उस बिल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो एक सस्ता पड़ेगा। दूसरा, हमको टैक्स बचेगा। अगर हम उस सस्ते में लेके और उसी दाम पे बेचते तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अगर इस टाइम जो ऐसा टाइम है कि गवर्नमेंट को एक एक रुपए जमा करने पड़ रहे हैं तो फिर वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये पूरा एडिटोरियल इस बारे में बात करता था। फिर आगे देखते हैं सागर। सागर एक्चुअली आईओसी, इंडियन ओशियन जो है उसके वेस्ट में कुछ कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशियन। तो फिर इंडिया का जो ओपिनियन है सागर के थ्रू पूरा इंडियन ओशियन को इंडिया एक अपने आंगन के तौर पे देखता है और उसको कवर करना चाहता है। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए कि इंडियन ओशियन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सागर इसका फुल फॉर्म। Sagar seeks to differentiate India's leadership from the modus operandi of their regionally active major power and to reassure lateral states as India's maritime influence grow, ठीक है। तो ये इंडिया का एक होप की बात करता है कि ये जो मैंने हाईलाइट किया कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया सागर के थ्रू पूरा इंडियन ओशन को कवर करना चाह रहा है, ठीक है। फिर आगे आइए, आईओसी अ ट्रस्टेड रीजनल एक्टर। अब आईओसी के बारे में बात करें, आईओसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आईओसी इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज में मेंबर हैं, कंप्राइजिंग 5 स्मॉल आइलैंड स्टेट इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन एंड सेशेल्स। इन कंट्री का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि इसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे इंडिया को इसकी मेंबरशिप दिया जाए। तो हो सकता है इन फ्यूचर मिल जाए इंडिया को, और जब इंडिया को मिलेगा तो चाइना भी डिमांड करेगा कि चाइना को भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डिमांड है। फिर आगे इसमें देखते हो और क्या चाहता है, और यहाँ पे ये बोलेगा कि इंडिया जो रीजनल कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से अच्छा करे। और यहाँ पे देखिए इस वेस्टर्न इंडियन ओशियन में अपना इम्पैक्ट जमाने के लिए कौन कौन ट्राई कर रहा है। वेस्टर्न इंडियन ओशियन ड्राइंग स्टेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द रीजन प्लस मेजर पावर सच एज इंडिया, EU, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सब इस इंडियन ओशियन में अपना पावर जमाना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना। तो इंडिया के ऊपर एक खतरा भी है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। तो और इंडिया इसके बहुत नज़दीक है। अगर इंडिया का कंट्रोल इस साउथ इंडियन ओशियन या फिर इंडियन ओशियन से छूटा तो बहुत खतरा हो जाएगा इंडिया के लिए। इसीलिए इंडिया सागर इनिशिएटिव से पूरा इंडियन ओशियन को नज़र में रखना चाह रहा है। और
इसमें बोला गया कि इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज ऑलरेडी हैज सिग्नल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ IOC थ्रू इट्स रिक्वेस्ट टू बी एडमिटेड एन ऑब्जर्वर फ्रॉम एबिन उसका IOC का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया शेयर करना चाहता है, उनको सपोर्ट देना चाहता है जो पांचों कंट्री हैं, और उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के और ट्रेड रूट और बाकी सबके थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ा के इंडिया उस पर काम करना चाह रहा है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे ऐसा कुछ नहीं है इस एडिटोरियल में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन माइग्रेंट पॉलिसी को चेंज करने के लिए इस पूरे आर्टिकल में बात की गई, जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है बात करना, क्योंकि अभी एपिसोड चालू है, माइग्रेंट वाला अभी इशू खत्म नहीं हुआ है। अभी जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि ट्रेन चालू कर दी जाए, जो माइग्रेंट जाना चाहें तो चले जाएं। तो क्या माइग्रेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई एक जगह गया तो वहीं पे रुके नहीं रुके, इसके ऊपर काफ़ी एक होने वाला है डिस्कशन और एनालिसिस। तो ये सब चीज़ें तब देख लेंगे, बार बार चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते पेज नंबर 8 पे। तो CBDT ने टैक्स टारगेट दे दिया है कि मुंबई से सबसे ज़्यादा उनको टैक्स मिलने वाला है, 4,07,555 करोड़ रुपए मुंबई से उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये टैक्स का उन्होंने दिया है कि जो पेज नंबर 1 था, सेंट्रल पैनल ने बोला हाइक होगा, वही सब। पालघर केस में DGP को NHRC ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दे दिया है, तो NHRC के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। NHRC कॉन्स्टिट्यूशन है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, NHRC जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके मेंबर कौन होता है, उसका चेयरमैन होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस सब जब बात आती है तो NHRC का देख लीजिएगा। NHRC ने नोटिस भेजा, लेकिन हमको NHRC का फंक्शनल जो होता है कि कैसे होता है, कौन मेंबर होता है, कौन अपॉइंट करता है, वो सब चीजें इसमें देख लेनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कल गवर्नमेंट ने बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि US से लोगों को निकालना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे केसेस इतने बड़े हैं। अगर गवर्नमेंट पहले से मना करती शायद केसेस इतने बढ़ते, तो उसी के बारे में बताया। ये मुंबई का महाराष्ट्र का केस दिया है कि 552 केस हैं और 12 केस नहीं हुआ है। गुजरात में भी केसेस बढ़े कोरोना को लेके, तो सब न्यूज से भरी हुई है। तो आगे भी सब कोरोना की न्यूज है, ऐसी कुछ इस पे न्यूज दिख नहीं रही है। ये पेज नंबर था आपका 10, इसमें ऐसे कुछ न्यूज नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगेन कोरोना का एक देखिए बस्तर का यहाँ पे दिया है, बस्तर ट्राइब्स केप्ट वायरस एट बे। तो बस्तर के ट्राइबल लोगों ने खुद को ही एक पूरा लॉकडाउन कर लिया है कि वो पूरा बंद करके रख लिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो एक अच्छी बात है कि ट्राइबल लोग खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक। तो एक बहुत अच्छी बात है। फिर आगे ये सब हमारे न्यूज में, ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी थी US की सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है कि जो भी US में आता था वो US के लोगों को रोजगार लेता था। अब US में रोजगार इतने बचेंगे नहीं, इसलिए US में कोई बाहर से आएगा नहीं, तो रोजगार किसी को जाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया है कि अभी आने वाले कुछ टाइम तक US में कोई आएगा नहीं बाहर से, पूरी एंट्री बैन कर दिया है, ठीक। और चाइना वहीं पे बोल रहा है कि लॉकडाउन में थोड़ा ईज देना चाहिए, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि थोड़ी इकोनॉमी चलती रहे। बट ये लोगों ने चाइना से ही सीखा लॉकडाउन करने का। अब जब लोग लॉकडाउन कर रहे हैं, चाइना बोल रहे हैं थोड़ा ईज करो, ठीक है। तो ये बात किया गया है, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे NBFCs को लेके थोड़ा एक बात किया गया है कि NBFCs ने RBI को बहुत सारे पूछे हैं, RBI को बहुत सारी बातें पूछी है। जो TLTRO डील था उस पर क्लेरिफिकेशन मांगा है। दूसरा NBFC के रूल में होता है कि अगर किसी का पेमेंट एक दिन भी रुकता है तो वो डिफॉल्टर में आ जाता है, ठीक। और 3 महीने से ऊपर रुका तो SMA 1 में आता है। तो अभी जो गाइडलाइन दिया है RBI ने, उसमें उन्होंने ये बोल दिया है कि ये मई तक सस्पेंड कर सकते हैं, मॉनिटरिंग दे सकते हैं। तो क्या अगर कोई मई तक कोई मॉनिटरिंग लेता है तो फिर वो डिफॉल्टर आएगा कि नहीं आएगा, ये NBFCs ने RBI को एक लेटर लिख के गाइडलाइन मांगा है कि उन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगा है, ये बताइए। तो इस पे RBI देगा, तो एक थोड़ा नजर रखिएगा इस पे,
ठीक है। और दूसरा एक तो पता चल गया कि जो एनपीए का रेट होता है कि ऐसे में डिफॉल्टर का रेट होता है कि एनबीएफसी के लिए वो काफी अलग होता है। ठीक है, तो इसमें बाकी दूसरा ऐसा कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, ठीक, ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसके साथ में आज का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस खत्म होता है। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, देख लीजिए 25 मिनट में खत्म हो गया। न्यूज़पेपर बहुत इजीली खत्म हो जाते पढ़ के। आप दिन का 25 से 30 मिनट देते हैं तो भी बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।